हेलो एवरीवन। आज जो डेट है वो है 1 दिसंबर 2020। ठीक है। और आज के दिन को पूरे विश्व में एड्स जो रोग है, एड्स जो डिजीज है, उसमें उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए पूरे विश्व में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो यूपी में जो धर्म परिवर्तन जो अध्यादेश पारित किया गया है उससे रिलेटेड है। उसके बाद में जो कृषि बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है उससे संबंधित दो आर्टिकल हैं। ठीक है, लेकिन दोनों को हम कंबाइंड रूप में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, उन्होंने किस तरीके से अपना जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज जो लोकेट की हैं, उसमें किस तरीके से वीमेन एम्पावरमेंट को यूज किया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बाइडेन से संबंधित ही है कि किस प्रकार से जो ईरान से जो परमाणु समझौता हुआ था और उस ट्रंप ने उसको निरस्त कर दिया था, तो कैसे बाइडेन उस समस्या से निजात पा सकेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है यूपी का धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में अध्यादेश पारित किया गया है। सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि सेम ऐसे ही अध्यादेश 1968 के समय में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस एरिया में भी धर्म स्वतंत्रता कानून पास किए गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय में भी मध्य प्रदेश और उड़ीसा वाले एरिया में बहुत सारे लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया था। ठीक है, सेम उसी तरह का ये अध्यादेश पारित किया गया। इसमें कुछ चीजें चेंज की गई हैं, मतलब इसमें स्पेशल किसी धर्म का नाम न लेकर सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता दी गई है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को इसमें बराबर माना गया है। ठीक है, आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 25 के तहत धर्म स्वतंत्रता का अधिकार देता है सभी को किसी भी धर्म को मानना, उस धर्म के अकॉर्डिंग पूजा करना और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, अब कोई भी बंदे को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन इस आर्टिकल में देखो धारा जो 3 है, ठीक है, पार्ट 3 है, उसमें ये कहा गया है कि मान लो किसी व्यक्ति को झूठ, फरेब, जोर जबरदस्ती या कपटपूर्ण, मतलब किसी चीज का लालच देकर जब धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो वो गैर कानूनी है। ठीक है, अगर ये जो धर्म परिवर्तन है वो नॉर्मल किसी व्यक्ति का करवाया जा रहा है तो उसमें तो 5 साल की सजा और न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना है। लेकिन अगर समाज का कमजोर तबका जैसे महिलाओं का या अनुसूचित जाति जनजाति का धर्म परिवर्तन गैर कानूनी ढंग से करवाया जाता है तो उसका कठोर दंड इसमें व्यवस्था की गई है। उसमें 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। अब ये जो व्यवस्था की गई है वो इस आर्टिकल में बोला गया है कि किसी धर्म विशेष को लेकर पॉइंट आउट नहीं किया गया है कि इस धर्म से इस धर्म में परिवर्तन होगा तो ही ये रूल लागू होगा। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि सभी धर्मों को इक्वलिटी का जो राइट है वो इसमें दिया गया है। ये सबसे स्वागत योग्य अगर इस अध्यादेश की बात है तो वो ये है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि ये जो यूपी का जो धर्म परिवर्तन अध्यादेश है उसमें शादी के बारे में भी, मतलब विवाह के बारे में भी बात की गई है। इसकी धारा 6 है, उसमें ये बोला गया है कि देखो, हमारा संविधान जो है वो आर्टिकल 21 के तहत सभी को अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करने की सलाह वो अधिकार देता है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी से भी शादी कर सकता है। लेकिन पिछले जो कुछ दशक हैं उसमें धार्मिक पहचान छिपाकर जो विवाह किए जाते हैं, ऐसे विवाह संबंधों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इस जो अध्यादेश है उसमें ये बताया गया है कि अगर ऐसा कोई विवाह हो जाता है और बाद में जो दोनों पार्टनर होते हैं उनमें पता चलता है कि फरेब से शादी हुई है तो अदालती कार्रवाई के द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र देकर ऐसे विवाह को रद्द करवाया जा सकता है। ठीक है, अब ये अधिकार भी सभी धर्म के पुरुष और महिलाओं दोनों को समान रूप से हासिल किया गया है, मतलब दोनों को समान रूप से दिया गया है। नेक्स्ट है कि इस ये जो अध्यादेश है उसकी धारा 8 की बात की गई है और उस धारा 8 में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना दे कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं।
और जो व्यक्ति वो धर्मांतरण जो करवाना चाह रहा है उस व्यक्ति को भी 1 महीने पहले लगभग डीएम को ये सूचना देनी होगी कि ये धर्म परिवर्तन का अनुष्ठान किया जा रहा है। फिर उसमें चेक किया जाएगा कि ये वाला जो धर्म परिवर्तन जो है वो किसी दबाव में, किसी झूठ फरेब से नहीं करवाया जा रहा है, व्यक्ति अपनी मर्जी से कर रहा है। तो ये मतलब तो इस तरह अगर कोई धर्मांतरण होता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो देखो, कुल मिलाकर जो यूपी का जो अध्यादेश आया है उसकी इसमें प्रशंसा की गई है। प्रशंसा इस आधार पर की गई है कि इसमें सभी धर्मों को, सभी स्त्री पुरुषों को, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। किसी के विरुद्ध भी अगर छल कपट होता है तो उसको समानता से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इस अध्यादेश की सबसे इम्पोर्टेंट बात है और इस चीज की हमें उत्तर प्रदेश सरकार की स्वागत करना चाहिए, इस कानूनी पहल की, कि सभी धर्मों को समान रूप से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत धर्मांतरण की सुविधा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, देखो, कृषि बिल के लिए जो किसानों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है और दिल्ली में चारों तरफ से दिल्ली को जो घेर कर किसान जो विरोध कर रहे हैं, ये जो हमारा सेकंड आर्टिकल है और थर्ड आर्टिकल है, इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से डिस्कस करेंगे। देखो, केंद्र सरकार के द्वारा 3 प्रकार के बिल पास किए गए। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे तीनों, इस आर्टिकल में हम तीनों बिल डिस्कस करेंगे, उनको लेकर क्या आशंकाएं हैं वो डिस्कस करेंगे और उनकी हकीकत क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, जो पहला जो बिल है वो है, मतलब पहला जो कानून है वो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून। अब इसमें क्या है, केंद्र सरकार ने बोला है कि मान लो कोई किसान के खेत में कोई उत्पाद होता है, अब वो चाहे तो पहले की तरह मंडी में जाकर अपना सामान बेच सकता है, मान लो ये मंडी है, वहां जाकर बेच सकता है, या फिर वो मंडी के बाहर अपने खेत के आसपास भी उस उत्पाद को बेच सकता है। अब इसमें आशंकाएं क्या मानी जा रही हैं कि जो मंडियां जो है उनको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो आड़ती जो होते हैं उनका धंधा ठप हो रहा है। ठीक है, जो बिचौलिए होते हैं उनको आड़ती बोलते हैं, उनका धंधा ठप हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार के द्वारा दिया जाता है। मान लो गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 2000, अब इसमें यह है कि सरकार जो एमएसपी जो दे रही है वो भी खत्म कर देगी, ये आशंका ही जताई जा रही है। लेकिन सरकार ने, हकीकत ये है, सरकार ने ये बोला है कि ऐसा नहीं है। देखो, ये डिपेंड्स किसानों पर पड़ता है कि किसान अगर चाहे तो पहले वाला ही फॉर्मूला अपना सकते हैं, मंडी में जाके अपना सामान बेच सकते हैं, या चाहे तो वो अपने आसपास किसी को अपना सामान बेच सकते हैं। ये किसान पर डिपेंड है, ये उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है कि वो इस नए रूल को फॉलो ही करें। वैसे इसमें ये बताया गया है कि इस कानून की वजह से जो किसान है उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, देखो, नेक्स्ट जो कानून है वो है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर कानून। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे किसान है, सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि हमारे देश के जो 86% जो किसान है वह छोटे किसान है या सीमांत किसान है, मतलब उनकी जो जमीन है वो 5 हेक्टेयर से उनसे कम जमीन है उनके पास में। ठीक है, ऐसा बोला गया है इस कानून में। अब इन किसानों के पास क्या है कि उस छोटी जमीन पर वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी वो खेती कर सकते हैं। लेकिन इस नए कानून में कहा गया है कि वो किसान किसी भी प्राइवेट कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं और अनुबंध के तहत वो उसमें जिस भी फसल का उन्हें ज्यादा कीमत मिलेगी वो उस फसल को उगा सकते हैं। अब इसमें क्या आशंका क्या जताई जा रही है कि अनुबंध तो करवा लिया जाएगा, बाद में जो कंपनियां जो कहेंगी वही उन्हें अनाज उगाना पड़ेगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इस कानून के तहत कंपनी तो अपने मन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन किसान जो है वो जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हकीकत है। और अगर कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को पहले खत्म करेगी तो उन्हें किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, ये हकीकत है। नेक्स्ट है कि आवश्यक वस्तु कानून। अब आवश्यक वस्तु क्या होती है, देखो, एक गिस्ट बनाई हुई है, मतलब एक सारणी बनाई हुई है, एक
कुछ वस्तुओं का नाम लिखा होता है। ये जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का कोई भी संग्रह नहीं कर सकता, ये जो आवश्यक वस्तु होती है। अब इसमें क्या किया गया है इस कानून में कि जो दलहन, तिलहन, प्याज और आलू, इनको आवश्यक वस्तु मतलब इस सूची से इनको बाहर निकाल दिया गया है। अब इनका ये जो चीज जो मैंने नाम लिया है, इनका कोई भी व्यक्ति इनका संग्रह कर सकता है, ठीक है। लेकिन युद्ध जैसी स्थिति अगर हो, मतलब आपातकालीन स्थिति हो, उस समय भी इनका संग्रह नहीं किया जा सकता। अब इसमें आशंका क्या है कि देखो, जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं वो किसानों से इन चीज़ों को खरीद लेंगे, कोल्ड स्टोरेज में इनका इन्वेस्ट करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और फिर मनचाही कीमतों में इनको बेचेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जो फूड प्रोसेसिंग वाला जो एरिया है उसमें प्राइवेट इन्वेस्ट होगा, ठीक है। किसान अपनी जो फसल है उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करवा सकेंगे, इससे उनको भी उनकी कीमत का ज़्यादा फायदा, मतलब उनके उत्पाद का ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो देखो, जो कृषि कानून के लिए जो विरोध हो रहा है, अगर उसको तरीके से डिस्कस किया जाए, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमियां नहीं होंगी, क्योंकि कुछ भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। हर चीज, कोई भी कानून आता है तो उससे कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानि भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर उससे लाभ हमें ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं पहले की तुलना में, तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो केंद्र सरकार बार बार किसानों को बोल रही है कि आप आइए, बात कीजिए, लेकिन जिस तरीके से वो बात बेशर्त, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम बिना शर्त के बात करेंगे, तो इससे तो ये लगता है कि किसान जो है उनको, जो आड़ती हैं, बिचौलिए हैं, उन्होंने इस मुद्दे को ज़्यादा उससे उठा रखा है। तो सीधे सी बात इस आर्टिकल में ये बोली गई है कि कोई भी परेशानी जो होती है उसका जो हल है वो बातचीत करने से निकलता है, और ऐसा किसानों को करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो व्हाइट हाउस से रिलेटेड है। देखो, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं बाइडेन, जो बाइडेन, और ये जो है वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे और 4 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। इनके कार्यकाल में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि वो अपने मंत्रालय में अपना जो इम्पोर्टेंट मतलब चेयर है वो वीमेंस को दे रहे हैं। जैसे उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद भारतीय मूल की कमला हैरिस को दिया है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो है अपनी नीतियों की निगरानी करने के लिए भारतवंशी नीरा टंडन है उनको दिया है। इसके अलावा जॉन साकी जो है उनको अपना प्रेस सेक्रेटरी उन्होंने बनाया है। और आगे बाइडेन ने ये बोला है कि अभी तो और भी जो इम्पोर्टेंट जो पावर्स हैं, जो कार्य हैं, वो महिलाओं को दिया जाएगा। प्रशासन में महिलाओं को अभी और भागीदारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, अच्छी बात है कि नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और देखो, यूएसए ऐसा देश है जो हमारे जो विश्व की इंपॉर्टेंट पावर्स में आता है, ठीक है, और लीडिंग पावर्स है। और जो चीज वहां फॉलो की जाती है, अभी हमने 3-4 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया कि समाज के जो अग्र पंक्ति के जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं, उनको जो नॉर्मल लोग हैं वो भी फॉलो करते हैं। तो विकसित देश अगर इस तरीके की योजनाएं बनाएगा, इस तरीके के कार्य को फॉलो करेगा, तो विकासशील जो देश है वो तो खुद ब खुद इस तरीके की चीजों को फॉलो करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है नारी शक्ति के लिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो भी जो बाइडेन से रिलेटेड है। देखो, थोड़ा सा हम इसका कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। 2019 में ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया। ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया और इसमें ये बात डिस्कस की गई कि ईरान के ऊपर जो परमाणु समझौता, जो परमाणु प्रतिबंध लगाया गया था, उस पर ढंग से काम नहीं हो पाया है। ईरान छुपकर जो परमाणु हथियार है वो बना रहा है, ये बात खुलकर सामने आई है। अब थोड़ा सा हम बैक डिस्कस करें हैं। देखो, 2002 के समय में ये पता चला था कि ईरान जो देश है वो छुप करके यूरेनियम का संग्रह कर रहा है और परमाणु हथियार बना रहा है।
अब इसके लिए क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी देश हैं उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया ईरान के ऊपर। बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए या फिर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए कि यहाँ से कोई कुछ भी नहीं खरीदेगा, यहाँ कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेगा कोई देश, ठीक है। अब इससे परेशान होकर के ईरान ने समझौता करना शुरू किया और 2015 में समझौता हुआ। उस समय वहां पर सरकार थी ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा की। उस समय P5+1, P5 क्या है? P5 है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी देश हैं, ठीक है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, रूस और फ्रांस, और +1 है जर्मनी। इन देशों ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया कि ईरान ने जो यूरेनियम के जो भंडार कर रखे हैं उनको कम करे, और फिर धीरे धीरे जो ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, ईरान से जो व्यापारिक समझौते जो कम हो रहे हैं उनको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब ये था समझौता, इसमें ईरान को कम करने थे यूरेनियम के भंडार। लेकिन ईरान ने क्या किया कि जो बड़े जो परमाणु मिसाइल जो ईरान बना रहा था वो तो कर दिए बंद, लेकिन उसकी जगह छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिया। उसी का नतीजा है कि 2019 में उन्होंने सऊदी अरब पर हमला किया। अब बाइडेन के सामने ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि वो ईरान वाली परेशानी को कैसे सामना करेगा। देखो, दो चीजें हैं, या तो दोबारा से परमाणु समझौता किया जाए, मतलब पहले वाला जो परमाणु समझौता है उसमें कुछ चेंजेज किए जाए और फिर इस चीज को अमली किया जाए। क्योंकि ट्रंप ने तो इस परमाणु समझौता को निरस्त कर दिया था कि ट्रंप ने ये बात बोली थी कि जो ईरान है उस पर जो बाइंडिंग जो लगाया गया है उसको फॉलो नहीं कर रहा है और वो परमाणु हथियार बना रहा है, ठीक है। तो बाइडेन क्या तो उसी परमाणु समझौते को फॉलो करे जो 2015 में हुआ था। अगर परमाणु समझौता वही फॉलो किया जाता है तो इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, ये जो अन्य जो देश हैं वो इस चीज से अमेरिका से नाराज हो जाएंगे और उन क्षेत्रों में अमेरिका की सेना भी एस्टेब्लिश है शांति के लिए, ठीक है। अब ये एक तरीके से डायरेक्ट खतरा होगा अमेरिका के लिए। अब दूसरा क्या होता है, एक तो परमाणु समझौता चेंज करके अप्लाई करे तो उसमें तो क्या होगा, नहीं सेम अप्लाई करेगा तो क्या होगा, अन्य देश परेशान होंगे, अन्य देशों से जो संबंध है अमेरिका के वो खराब होंगे, और क्या होगा कि अमेरिका की जो सेना वहां पर है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उनको परेशानी होगी। दूसरा क्या है कि अगर परमाणु समझौते में चेंज करके कुछ परमाणु समझौता फिर से लागू किया जाता है तो जरूरी थोड़ा है कि जो ईरान जो देश है वो इसको फॉलो करे और जो अन्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य जो स्थायी सदस्य हैं वो भी उस चीज से सहमत हो पाए। तो ये जो बाइडेन के लिए जो इम्पोर्टेंट जो चीज है कि किस तरीके से वो ईरान के ऊपर दोबारा से परमाणु समझौता कायम करने की कोशिश करवाते हैं, ये देखने लायक चीज होगी। दूसरी ये बात, इस जो बाइडेन जो नए राष्ट्रपति जो अमेरिका के बन रहे हैं उनसे रिलेटेड भारत के संबंध में एक आर्टिकल आया था, यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके 2-3 पॉइंट्स हैं। देखो, जो बाइडेन है वो जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी कॉन्शियस है, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली है कि 2050 तक अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो 100% स्वच्छ ऊर्जा वाली अर्थव्यवस्था होगी। ये जो बाइडेन ने बोला है और एक तरीके से ये भारत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 2015 में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत ने बनाया था उसमें ये था कि जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य करना था। लेकिन जो ट्रंप है उन्होंने इस चीज में डायरेक्ट ना बोल करके उन्होंने जलवायु परिवर्तन वाले मुद्दे से भी जो पेरिस समिट हुई थी उसे हाथ पीछे खींच लिए थे। पहले तो उन्होंने बोला था कि 2030 तक अमेरिका अपनी जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन है, उसको कम करेगा, लेकिन बाद में ट्रंप ने इस चीज पर भी इनकार मतलब सहमत होने से इनकार कर दिया था। तो जो बाइडेन की जो नीतियां हैं वो ये है कि जलवायु परिवर्तन पर काम होना चाहिए, ठीक है, और ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो ये है कि जो हमारी जीडीपी है
जो कोविड-19 की वजह से जो हमारी जीडीपी है उसमें रेगुलर जो है वो कमी देखने को मिल रही है, मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की तरफ जा रही है। देखो, अगर इस तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में पिछली तिमाही की तुलना में जीडीपी दर कम रहती है तो इसे बोलते हैं तकनीकी मंदी। लेकिन अगर ये मंदी कई सालों तक रेगुलर फॉलो हो जाए, मतलब ये मंदी रेगुलर कई सालों तक चल रही है, तो इसे बोलते हैं लंबी मंदी। मतलब लंबे समय तक कोई रिसेशन चलता है तो उसे बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन या फिर लंबी मंदी। तो देखो, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो रेगुलर जो कमी आ रही है वो अब नहीं दिखेगी, क्योंकि 2008 के समय में जो वर्ल्ड जो इकोनॉमिक संकट आया था उससे विश्व की आय में उस समय तो 0.1% की ही कमी हुई थी, ठीक है, 0.1% की ही कमी हुई थी। लेकिन 2009 में जाकर उसका असली जो वो है प्रभाव वो देखने को मिला था और 2.5% की कमी आ गई थी 2009 में। तो अभी जो कमी आ रही है भले ही वो हमें कम लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में अगर ये कमी आती है तो ये मतलब जो ग्रेट डिप्रेशन की ओर अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है। देखो, एक बात लास्ट आर्टिकल में 3-4 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये बात बोली गई है कि दीपावली के समय में ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उन पर 75,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन खरीदारी की गई है। लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये जो खरीदारी की गई है ना वो गवर्नमेंट जॉब वालों ज़्यादा मत में से इंक्लूड थे। जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, जो डेली जो लेबरर्स हैं, उनका इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं है। तो ये इस बात को लेकर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि लोगों के पास पैसा है और वो इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो है कि विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों के कॉन्ट्रास्ट जो डिसीजन आ रहे हैं। विश्व बैंक जो बोल रहा है कि उसने बोला है कि हम ग्रेट डिप्रेशन की ओर प्रवेश कर चुके हैं। उसके उलट आईएमएफ ये बोल रहा है कि हम मंदी में तो गए हैं लेकिन जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की अर्थव्यवस्था, वो जल्दी इस चीज से उबर जाएगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से या फिर आरबीआई से पैसा उठाती है तो उस पैसे को सरकार को सही ढंग से यूज करना चाहिए। कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, इसके बारे में पहले से ज्यादा सोच विचार कर करना है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से पैसा उठाती है तो उसको देने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, और फिर उसको वापस भी लौटाना होता है। ठीक है, तो एक तरीके से पहले ही मंदी है और फिर मंदी आ जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर आरबीआई से पैसा छपवाती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो मार्केट में जो पैसा है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और इससे भी क्या होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कमी आएगी। ठीक है, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। देखो, लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा होगा तो एक सामान जो पहले 5 रुपए का बिक रहा है, अब मान लो खूब सारे लोगों के पास पैसा है तो इसके लिए कंपटीशन हो जाएगा और ये ही चीज़ कितने की हो जाएगी, 50 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बोला गया है कि गवर्नमेंट जो भी पैसा ले रही है उसको गवर्नमेंट को उस पैसे का यूज सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं। 1 दिसंबर 2020 से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।